बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ और इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस खिताब में ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत की तारीफ़ भी की और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर तनकीद भी की। इसके अलावा बाज़ मामलात में उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, कुछ इशारे जो हैं वो भी उन्होंने दिए हैं। इस पर यकीनन हम जो है वो बात करेंगे। और सबसे अहम बात ये कि एक तो ये जो ख़िताब था वो अंग्रेज़ी में था और इस ख़िताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से भरपूर पहले से प्लानिंग की गई थी और उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखी कि किस तरह से शोर शराबा किया गया, नारे लगाए गए इस ख़िताब के दौरान और सीटों पर खड़े होकर प्ले कार्ड्स उठा के जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इस मौके पर हमने देखा कि गैर मुल्की सफ़रा भी वहाँ पर मौजूद थे, मेहमान भी वहाँ पर मौजूद थे और वो इसी यानी जो ये जो एहतजाज था इसी में वो ख़िताब सुनने पर सदर मुमलिकत का मजबूर थे। एक झलक आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये ख़िताब हो रहा था उस वक्त कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। क्या माहौल था, ज़रा आपको दिखाते हैं। इस खिताब में क्या कुछ था, इस खिताब के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस पर क्या कहती हैं और अपोजिशन ने इस पर क्या रद्दमल दिया, ये भी सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शामी साहब से ज़रा पहले ये जानते हैं। शामी साहब, सर ये पहला मौका तो नहीं था, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो एहतजाजी रवैया है इसकी मौजूद भी पीपल्स पार्टी है? देखें, जो 1973 का दस्तूर है जो ओरिजिनल, उसमें तो सदर का खिताब जो था वो पार्लियामेंट के इजलास से नहीं होता था। सही, इस तरह का कोई एहतमाम नहीं था। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो आइन में तरमीमात की गई तो उसमें ये बात भी शामिल कर दी गई कि सदर जो हैं वो लाज़िमन जब पार्लियामेंट से खिताब करेंगे जब नया पार्लिमानी साल शुरू होगा, ठीक, और फिर उस खिताब पर बहस भी होगी। तो मकसूद शायद ये था कि सदर जो हैं उनकी बात को अहमियत दी जाए और अरकान असम्बली जो हैं उसको सुनी अनसुनी ना कर दें और उस पर गौर करें और आधार ख्याल भी करें। लेकिन फिर उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक रुखसत हो गए और उनको तो उस वक्त फिर ये हंगामा शुरू हो गया। और जब जनरल ज़ियाउल हक मौजूद थे तो जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बन गए और कौमी और पार्लियामेंट के इजलास में जनरल ज़ियाउल हक को तकरीर करनी थी। अच्छा, अब एक पार्लिमानी रवायत ये भी है, पार्लिमानी निज़ाम में जब सदर ख़िताब करता है पार्लियामेंट से तो हुकूमत जो है वो तकरीर लिख के भिजवा देती है। अच्छा, और सदर वो तकरीर पढ़ देता है। यानी सदर की राय जो है वो अपनी नहीं होती, वो हुकूमत की तर्जमानी करता है। अच्छा, मल्का बरतानिया की तकरीर भी इसी तरीके से तैयार होती है। तो जब जुनेजो साहब ने उस तकरीर भिजवाई जनरल ज़ियाउल हक को तो वो बरफरोख्ता हो गए कि है मैं लिखी हुई तकरीर करूँगा हुकूमत की। अच्छा, और फिर उन्होंने अपनी तकरीर की, वो तकरीर नहीं की। मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा वाज दिया और कहा कि जो पाकिस्तान का सदर है वो पार्लिमानी निज़ाम का रवायती सदर नहीं है। अच्छा, वो ज्ञानी ज़ैल सिंह नहीं है। पाकिस्तान की अपनी रवायात हैं। और उस वक्त तो सदर मुमलकत जो थे आइन में तरमीम करके उनके इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया था। ठीक, तो जो फ़ौज के सरबराहान हैं उनका तकर्रुर भी वो सवाबदीद से करते थे। इसी तरह से कई आइनी मनासिब जो हैं वो सदर मुमलकत जो हैं उनकी मर्ज़ी के पाबंद होते थे। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस बात का इजहार किया कि वो अपनी राय ज़ाहिर करेंगे, हुकूमत की तहरीर जो है नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन जब ग़ुलाम इसाक़ खान उन्होंने जब मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया और उसके बाद
जो असम्बली वजूद में आई उससे ख़िताब करने के लिए आए तो फिर वो हंगामा हुआ। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही थी कि गुलाम इसाक खान के लिए बात करना मुश्किल हो गया। गो बाबा गो के नारे बड़ी मुश्किल से उन्हें अपनी तकरीर मुकम्मल की, बहुत गो बाबा गो, और एक बहुत तूफ़ान बरपा हुआ और काफ़ी उनको यानी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद तो फिर ये मशगला ही हो गया कि जो भी सदर है, जो अपोजिशन होती थी उसके ख़िताब में शोर मचाती थी। हत्ता कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़िताब करना था तो इस खौफ से एक बार तो ऐसा हुआ उन्होंने ख़िताब ही नहीं किया। जी हाँ। हालांकि आइन में लिखा हुआ है शेल लाजमन ख़िताब करेगा सदर। अच्छा। तो वो घबराते रहे कि मैं कैसे अपनी बेइज्जती कराऊं, कैसे जाऊं और कैसे ये नारेबाजी का सामना करूं। तो ये एक, और अब ये रवायत हो गई है। तो अब तो माशाल्लाह पीटीआई जो है अपोजिशन बेंचों पर है, तो पीटीआई तो वैसे भी शोर शराबे की माहिर तसव्वुर होती है। तो उसने फिर जरदारी साहब के साथ वही किया जो अपोजिशन सदूर के साथ करती चली आ रही है। तो आज कुछ ज़्यादा जोशो खरोश का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। आज क्या सदर कुछ हुआ? साहब जो हैं वो अपनी बात कहते रहे। अब सदर साहब जो हैं, सर जरा आंखों देखा हाल पूछ लेते हैं। पढ़ नहीं सर। अदील वड़ाई साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। बात सुनने उर्दू में, जी सर बोलें। उर्दू में उर्दू तहरीर पढ़ नहीं सकते सदर मुमलकत, इसीलिए अंग्रेजी में बोल सकते हैं रवानी के साथ, लेकिन इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया। उन्होंने अपना हलफ भी अंग्रेजी में उठाया था, और जब वज़रा से हलफ लेते हैं वो भी अंग्रेजी में लेते हैं, क्योंकि उर्दू जो है उसको उर्दू रस्मल ख़त से उनकी आशनाई नहीं है, उसे पढ़ने में उन्हें दुश्वारी होती है। तो बहरहाल आज अदील साहब से पूछते हैं। जी सर, अदील हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील वड़ाई साहब। अदील आपको आवाज़ आ रही है? अदील से सर हमारा जो है वो राब्ता ज़रा मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता हम करते हैं। शामी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़ाहिर है यानी कि एक रिवायात है ना, यानी कि ये जमहूरी रिवायात हैं, मैसेज क्या जाता है जो वहाँ पर गैर मुल्की लोग बैठे हैं, सुफरा मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से? देखिए, जो पार्लियामेंट्स है ना दुनिया की, उनमें हंगामे तो होते रहते हैं, ठीक, और कई पार्लियामेंट्स में बड़ा शोर शराबा हुआ है और बहुत अपोजिशन में हंगामा किया है। हाथापाई तक अभी तो देखें ना, जब ये जो आप बंगाल असम्बली थी, हमारी मशरकी बंगाल की जो असम्बली थी, मार्शल्लाह लगने से पहले उसमें तो इतना हंगामा हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइड कर रहे थे असम्बली का इजलास, वो ज़ख्मी हो गए और वो चल बसे उसके बाद तो। और बल्कि मार्शल्लाह का एक जवाब ये भी बनाया गया कि इनको तो यानी जमहूरियत जो है उसका तजर्बा ही नहीं है, ये इस काबिल नहीं है सियासतदान। तो मार्शल्लाह ने यह भी एक जवाब तलाश कर लिया। लेकिन बहरहाल ये ज़रा पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हो गया ज़रूरत से, लेकिन कई असम्बलियों में और पार्लियामेंट्स में शोर शराबा होता रहता है, अपोजिशन हंगामा करती रहती है। ये एक अब ये पाकिस्तान में कुछ हद से बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सर अदील वड़ाई हमारे साथ अब आगे हैं। अदील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील, क्या माहौल था? शामी साहब क्या मंजर देखा आपने? शामी साहब, आज तो जो अपोजिशन थी, चूंकि उसने तैयारी की हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यूं ही सदर को खिताब के लिए दावत दी गई तो अपोजिशन जिसे उमर यूब लीड कर रहे थे और उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो वहां पर चूंकि आपको मालूम है कि सुपरा को भी इन्वाइट किया जाता है, जो पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास से जो खिताब होता है सदर का, तो वहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा होगी जब हमने देखा कि जो सफीर थे उन्होंने वो वीडियो बनानी शुरू कर दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बानी पीटीआई की तस्वीर और प्ले कार्ड लेके नारेबाजी कर रहे थे। फिर जब उन्हें भी अंदाजा हुआ
कि जो सफीर जो हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं सूरत हाल में, तो वो उनके सामने जाकर उन्होंने वो तस्वीर उनके सामने ले जाके नारेबाजी शुरू कर दी। तो जो सदर का खिताब था वो जो बहुत से हमने देखा कि बहुत से सफीर जो है वो सुन भी रहे थे हेडफोन लगा के, क्योंकि उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं था, इतना शोर था, कानों पर ही आवाज जो सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन वहां पर फिर बहुत से सफीर जो है सूरत हाल को नोट कर रहे थे, उसको वीडियो बना रहे थे, और जो बहुत से अरकान थे, क्योंकि शोर इतना ज्यादा था कि इवन हमने देखा कि बहुत से जो मिनिस्टर्स जो थे वो भी इसी तरह हेडफोन लगाए बगैर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और सदर का जो खिताब था तकरीबन 40 मिनट के लगभग खिताब था, और इस मरतबा ये मुख्तसर रखा गया, और ये पहले से ही तय था कि इस मरतबा खिताब जो है वो थोड़ा सा वो मुख्तसर रखते हैं आमतौर पर। सर्विसेज चीफ्स ने भी आना था अदील, और वो नहीं आए इसी वजह से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत। इसकी कुछ और रीजन भी हो सकती हैं, इसकी कुछ और रीजन यकीनन होगी। बहरहाल ये था कि वहां पर इनवाइट किया जाता है हर मरतबा, लेकिन वो आज वो मौजूद नहीं थे, उनकी मसरूफियत थी। तो बहरहाल इसमें जो सदर के जो खिताब के बाद फिर मरियम नवाज साहिबा से भी जब सहाफियों की गुफ्तगू हुई और इसके अलावा बिलावल साहब की भी हुई, तो उन्होंने बड़ा ज्यादा इस पे उन्होंने रिजेंटमेंट शो की, और उन्होंने कहा कि किस तरह से ये जो आज की जो तकरीब थी इसमें उनकी जानिब से बात तहजीबी की गई है, उसको बात तहजीबी उन्होंने कहा। अली अमीन गंडापुर जो है वो इन्वाइटेड थे, लेकिन वो वहां पर नहीं आए, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज साहिबा थी, जो मुराद अली शाह थे, तो बाकी गवर्नर्स जो थे उनको इनवाइट किया गया था, वहां पर मौजूद थे। तो जो एक कैमरे की आंख जो कुछ दिखा रही थी उससे हट के हॉल के अंदर शोर शराबा था बहुत ज्यादा, और पीटीआई की ख्वाहिश ये थी कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इसको एंगेज किया जाए, उनके सामने नारेबाजी की जाए, ताकि वो अपना एहतजाज जो है वो जिस तरह से कर रहे हैं, ताकि वो जो सफीर है, जो सुपरा बरादरी है, और वो उनकी दिलचस्पी भी देखने में आई। चलिए, तो वहाँ आपके नज़दीक सदर साहब का के खिताब जो था उसके अहम नुकात क्या थे, यानी किस चीज़ को आप समझते हैं कि बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है? शामी साहब, जिस तरह कि आपने भी कहा कि इन्होंने जिस तरह माजी में हुकूमतें लिख कर भेज दिया करती थी, इस मरतबा उन्होंने जहां मुल्की मईशत मुस्तहकम होने की बात की, जहां पर उन्होंने कौमी मफाद मुकदम रखते हुए जाती और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखने की हिदायत की, वहीं पे उन्होंने कुछ चीजों को क्रिटिकली भी पेश किया। उन्होंने यानी उन चीजों की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाई जिससे हुकूमत पर अवाम को डिलीवर करने के लिए दबाव पड़े। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ मखसूस इलाकों तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को जो दूर दराज इलाके हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। पहले से टैक्स देने वाले हैं, हुकूमत उन पे बोझ ना डाले, बल्कि जो टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। तो ये वो तमाम चीजें आम आदमी। और नहरों के मामले पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया, नहरों के मामले पर जो नई नहरें बनाई जा रही हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो मजीद नहरें निकालने का जो फैसला है उसको बतौर सदर उसकी हिमायत वो नहीं कर सकते, और कुछ उन्होंने पॉलिसीज को एक तरफा पॉलिसियां करार दिया। तो उन्होंने क्रिटिकली चीजों का जायजा लिया। उन्होंने बाकी जहां हुकूमती इक़दाम की तारीफ भी की, लेकिन बहुत से मामलात में जो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, जिस तरह नहरों का मामला है, जिस तरह आम आदमी की मुश्किलात का मामला है, और बल्कि हुकूमत को ये भी कहा कि अगले बजट में आप हकीकी रिलीफ भी दें और आप जो पहले से टैक्स देने वाले हैं उन पर ही ना बोझ डाले जाएं। तो बिल्कुल शामी साहब ने दुरुस्त निशानदेही की थी कि ये माजी की निस्बत जिस तरह होता था ना कि वहां पर हुकूमत की लिखी हुई तकरीर सदर जो है वो पढ़ दिया करते थे, लेकिन अब इस मरतबा हमने देखा कि उन्होंने वो खुद से चीजों को क्रिटिकली एनालाइज भी किया, जहां एप्रिसिएशन बनती थी वहां एप्रिशिएट भी किया, और उनका बड़ा बैलेंस किस्म का जो था वो किताब था। ठीक, चलिए, 8वीं बार खिताब किया उन्होंने, यानी सदर मुमलकत उन्होंने पहली टर्म पूरी की, 5 साल सदर रहे, और उसके बाद फिर अब माशाल्लाह दूसरी टर्म वो उसका आगाज़ है, लेकिन 8 बार वो खिताब कर चुके हैं पार्लियामेंट से। बिल्कुल, ये उनका 8वां खिताब था, तो इस लिहाज से तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब आप देखें कि सदर साहब ने, सर मैं जरा इजाजत दें, मैं सिर्फ अदील से सिर्फ क्विकली अदील का शुक्रिया करना है, मैं सिर्फ ये पूछ लूँ अदील, वो मुलाकात जो है वो भी शुरू हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब की उनका जो है ना वो वफ्द साथ मौजूद है, क्योंकि ये भी पहले होनी थी, अभी आज ये मुलाकात अब दोबारा जो है वो तय पाई है।
नहीं, आज ये मुलाकात बेसिकली तय ही आज पाई अच्छा। सलमान साहब। इससे पहले जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन जाहिर है वो एक तो बिलावल जो है वो जब ये खबरें चली कि ये मुलाकात होनी है तो उस वक्त यहाँ वो मौजूद ही नहीं थे। तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पता किया तो उन्होंने कहा कि कोई मनसूख नहीं हुई मुलाकात उस वक्त, और उस वक्त ये तय ही नहीं थी, वो स्पेकुलेशन थी। बहरहाल आज बुनियादी तौर पे जो मुलाकात है उसमें जो रिजर्वेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने। चले देख लेते हैं उस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी सर, शामी साहब आप एक तो बता रहे थे, एक तो 8वां ज़ाहिर है इजलास उनका जी, सदर साहब जो हैं 8वां खिताब है, सदर साहब ने आबादी का मसला जो है उसको भी उठाया है जी। तो जहाँ तक तो दूर दराज इलाकों की तरक्की का ताल्लुक़ है उसमें तो सूबाई हुकूमतों का भी बड़ा अमल दखल है और सूबाई हुकूमतों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी हुकूमत जो है उसकी कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस हवाले से नहीं है। उसका जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके साथ साथ सूबे जो हैं उनके भी वसाइल है। मगर सदर साहब ने जो यानी जो सिंध से नहर निकाली जा रही, बल्कि नहरें निकाली जा रही हैं, उनके बारे में अज़ार ख्याल किया। कहा तो हमारी तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि बड़ी बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि ये नहर सिंध से नहीं निकाली जा रही, जी हाँ, ये सतलुज से निकाली जा रही है, ये हेड सुलेमान की से शुरू होगी। लेकिन सिंध में इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा और सिंध में इस पर तनकीद जारी है और पीपल्स पार्टी भी इस पर बेइत्मीनानी का इजहार कर चुकी है। हत्ता कि पीटीआई जो है उसके जो लीडर सिंध के दौरे पे गए तो वापस आकर उन्होंने भी इस मसले को उठाया और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिंध को पानी के मसले पर सिंध की शिकायत का अजाला होना चाहिए। आज तो बड़ा तल्ख लहजा था उमर अयूब साहब का सर, वो कह रहे थे कि जरदारी साहब और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं, ये तक कह दिया उन्होंने। वो उमर अयूब साहब तो कुछ भी कह सकते हैं ना। ये पहला तो इल्ज़ाम फील्ड मार्शल अयूब खां पे ही लगाया जाता है कि उन्होंने ये 3 दरिया जो थे रावी और सतलुज, उसके पानी जो है ये 2 दरिया हमारे, और फिर इनका पानी जो है कहाँ गया, जेहलम का पानी, चनाब का पानी। तो ये पानी जो है हमारा जो एकॉर्ड हुआ था नहरी पानी का फील्ड मार्शल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमतों के दरमियान, उस पर भी आज तक एतराज़ात होते हैं और लोग कहते हैं कि अयूब खान ने हमारे दरिया बेच दिए। तुम्हारे ये तो बातें होती रहती हैं। अयूब खान का दिफा ये था कि भाई अगर हम ये तरबेला डैम नहीं बनाएंगे और सिंध से अपने वसाइल जो हैं सिंध के ज़रिए से पूरे नहीं करेंगे तो ये हम फिर बिल्कुल बंजर हो जाएंगे। अगर इंडिया जो है तो सारे दरिया जो है उनमें खलल डालेगा। तो बहरहाल अभी मैं ये देख रहा था कि हमारे जो एक बड़े आबी वसाइल के बड़े माहिर हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, जी, उनका एक आर्टिकल है जो आज भी छपा है और डॉन में, और मैं उनकी गुफ्तगुओं में भी कहीं सुन चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें ये जो सतलुज से पानी लिया जाएगा, सतलुज में इंडिया जो पानी फेंकता है या छोड़ता है वो गंदा पानी होता है। अच्छा। वो पोल्यूटेड पानी है, वो जहरीला पानी होता है। उस पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ज़राअत के लिए। अगर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे बीमारियां पैदा होंगी। इसी तरह वो कहते हैं कि एक स्टडी हुई थी 2024 में, और उनका कहना यह है कि सिंध और सतलुज जो है उसके किनारों पे जो उसकी रेत है उसके नीचे पानी के ज़खायर मौजूद हैं। उनके जो रिवर बेड है, जी, रिवर बेड उसके साथ, और उनका तो ये कहना है कि 34 मिलियन एकड़ फुट पानी सिंध और सतलुज का 110 मिलियन एकड़ फुट पानी ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, जिसको निकाला जाना चाहिए और उससे आबपाशी होनी चाहिए। अच्छा, यानी वाटर चैनल्स की सूरत में तरबेला डैम में नहीं, वो कहते हैं तरबेला डैम में हम 7 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं। सही। लेकिन ये कुदरत ने जो हमारे लिए ज़ख़ीरा किया हुआ है, ये इनके रिवर बेड के साथ ज़मीन ज़ेरे ज़मीन ये ज़खायर पानी के मौजूद हैं। सही। इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, इस पर मेहनत करनी चाहिए, तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। अब वो एक बड़े माहिर हैं
और बार बार ये बात कह रहे हैं। मेरा ख्याल जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि स्टडी जो 2024 की है उसकी तफसील क्या है और हसन अब्बास क्या कह रहे हैं। बड़े बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर हैं आबी वसाइल के, तो वो पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो साफ पानी है, ज़ेर ज़मीन मौजूद है, उसको लाने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो पानी का मसला है, बहरहाल ये सिंध के साथ बैठकर आज सदर मुमलकत ने भी सवालात उठा दिए हैं। इसको दरख्वास्त भी कर दी है होना चाहिए हुकूमत से कि वो मौजूदा ये हमें जो है इसको तर्क करे। आपको लगता है सर अब ये मामला आगे चल के कोई CCI में उठाया जा सकता है, आ सकता है उसमें या नहीं? CCI में उठाया जाए या काबीना में फैसला किया जाए या बाहमी मुशावरत की जाए, जो कुछ भी हो, ये मामला ऐसा नहीं है जिसको नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाएं। क्योंकि वो जो नहर निकाली जा रही है सतलुज पंजाब तो कहता है ना हम अपने हिस्से का पानी जो है उसे इस्तेमाल करेंगे, या जो नहरी या जो ये बारिश का पानी है उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो सतलुज का पानी है उसको इस्तेमाल, उसके बारे में सवालात हैं। तो ये इसलिए आज सदर मुमलकत की तकरीर जो है उसके बाद ये लाजिम हो गया है कि हुकूमत इससे, और वो जो हमारा अदारा है जो जहाँ फौजी क़यादत और सिविल क़यादत मिलके बैठती हैं, SIFC, वो SIFC जी, उसकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है उसको फ़रोग देने की जिम्मेदारी उसने उठाई है, और ये जो चोलिस्तान है उसकी तरफ तवज्जो है। तो ये देखना चाहिए और अच्छी तरह तहकीक करके इत्मीनान करके इक़दामात करने चाहिए। जल्दबाजी में ना कोई फ़ैसला होना चाहिए ना कोई इक़दाम होना चाहिए। इससे ये ना हो, वो तो कहते हैं कि इंडिया जो है ये जो अगर सहरा में नहरें निकाली जाएंगी तो वो तो इंडिया राजस्थान में निकाल चुका है, और वहाँ तो रेत जो है वही नहरों को पुर कर देती है, ये भी कहा जा रहा है ना। तो बहुत सारे सवालात हैं जो गौर का तकाजा करते हैं और यकीनन उन पर गौर होना चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, अहम इशूज़ पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद हमने रद्द-ए-अमल भी देखा है, और वो है अपोजिशन का। वो क्या कहते हैं अपोजिशन रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब साहब, ज़रा पहले सुनिए। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से हो के आगे जाते। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। ये पार्लियामान इन्होंने ऐसा बनाया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईवान के बाहर होते हैं, ईवान को तौकीयत नहीं दी जाती। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। पिकअप बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसके साथ मिले हुए थे। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। जी शामी साहब, कितना ये जायज़ गिला है अपोजिशन का कि मुतनाज़ा सदर हैं और अपोजिशन चैम्बर से होके जाना चाहिए था? तो मुतनाज़ा सदर जो हैं, जिस असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उमर अयूब साहब, उसी असम्बली ने चुना है उनको। अगर ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन सकते हैं तो सदर क्यों नहीं बन सकते? और मुतनाज़ा सदर, ये गौहर साहब क्या कह रहे हैं, भाई उनको चाहिए था कि सदर को इनवाइट कर लेते, कहते जनाब आप तशरीफ लाएंगे तो अपोजिशन के चैम्बर में भी आ जाए, हमारे साथ चाय की प्याली पी ले। वहाँ तो प्लानिंग हो रही थी ना, सदर से मुलाकात का वक्त ले लेते, जाके उनसे मिल लेते। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हमारे चैम्बर में नहीं आए तो उनको बुला लेते, कहते आइए अब तो रमज़ान है, चाय तो नहीं पिला सकते थे, चलिए कहते कि जनाब हमारी तरफ कदम रंजा फरमाएं। तो ये तो अब बातें हैं सारी, इनको देखना चाहिए, इनको अपने आप अपनी हदूद व क़यूद पे नज़र रखनी चाहिए। आप तो देखिए इन्होंने पूरी दुनिया में एक इसी तरीके की बदतमीज़ी जो है उसको रवाज दिया है। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है। तो अब ये हमारे दूसरे दोस्त जो PTI के हामी हैं
वो भी निशाना बन रहे हैं। अभी इमरान रियाज साहब का मैं देख रहा था कि मैनचेस्टर के एक स्टोर में गए तो वहाँ नौजवानों ने उनके खिलाफ नारे लगा दिए और उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो कि अगर आप इस तरीके से अगर इस तरह लोगों के पीछे पड़ेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। आज मरियम नवाज साहब भी सर यही फरमा रही थी, अंदर भी और बाहर भी। मरियम नवाज साहब भी यही फरमा रही थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी बदतमीजी की जो बुनियाद है इन्होंने ही रखी है, खुद ही इसका जो है वो निशाना बन रहे हैं, लेकिन ये अब खत्म हो रही है चीज़, ये मतलब डाइंग यानी कि आउट हो रही है और लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत में क्या फ़र्क है। बदतमीजी जो है फिर उनके मुखालफिन ने भी करनी शुरू कर दी है, तो कहीं तो कोई ब्रेक लगनी चाहिए ना। अगर बदतमीजी का मुकाबला करने के लिए तो पार्लियामेंट में नहीं आते या सियासत में हिस्सा नहीं लेते भाई। हर चीज़ का एक तरीका होता है। सदर मुमलकत हैं, वो वफाकी अलामत है, उनको अपना खिताब करना है। आप तहम्मुल से सुनिए, थोड़ा बहुत एहतजाज करना है तो कर लीजिए, लेकिन कोई आप थोड़ा सा कोई हद भी तो मुकर्रर कर लेना। तो इसलिए इनको अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए। और शिकायत हो रही हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आए? चैम्बर में क्या इज्जत अफजाई करनी थी इन्होंने उनकी। बहरहाल ठीक है। अच्छा सर, जो है इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है। अफसोसनाक है। इमरान खान साहब जो हैं खुद उनको भी वो भी नहीं आते थे असेंबली में, क्योंकि उस वक्त की अपोजिशन उनके खिलाफ हंगामा किए रखती थी। अभी शहबाज शरीफ साहब नहीं आते असेंबली में, क्योंकि आज की अपोजिशन उनकी तकरीर में भी मदाखलत करती है, शोर मचाती है। तो देखना चाहिए हर चीज़ का एक एहतजाज जो है उसकी भी हदूद हैं, उसका भी तरीका है। सिर्फ एहतजाज बराए एहतजाज जो है वो किसी का कद ऊंचा नहीं करता। बेशक। अच्छा सर, हमने ज़रा क्योंकि वो खिदमत की हम बात कर रहे थे तो ज़रा एक इशू जो है वो सामने आया मेयो अस्पताल का। वहाँ पर मुबैना तौर पे ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद 2 मरीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो गए और कई की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सज्जाद काज़मी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। काज़मी साहब फरमाइए, क्या ये वजह बनी है, क्या इस बारे में जो है वो एक्शन लिया गया मरियम नवाज साहबा की जानिब से और अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल जी, मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो इंजेक्शन ने रिएक्शन किया है उससे अब तक जो है वो 2 हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इंक्वायरी कमेटी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें प्रोफेसर इसरारुल हक तूर साहब जो है इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक जो है रोज़े के बाद भी जो है अभी इंक्वायरी कमेटी जो है वो जारी है। और अभी मैं रब्ता किया है आपसे बात करने से पहले, तो अभी जो है इंक्वायरी कमेटी तो जो रिपोर्ट है उसको मुकम्मल तो कर लिया गया था, लेकिन उसको मरतब किया जा रहा है, उसको टाइप किया जा रहा है। अच्छा। ताकि चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया है तो उसको ऐसे तरीके से जो है वो पेश किया जा सके। और जब तक ये इंक्वायरी कमेटी जो अपना है कोई मुद्दा पेश नहीं करती तो उस पर तबसरा करना जो है जी। और फिलहाल ये इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया है। देखिए मुझे जी सर, देखिए ये जो हमारे बड़े बाखबर यानी रिपोर्टर हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी तो चौथा वाकया है ये, पंजाब में चौथा वाकया है कि ये इंजेक्शन जो है उसका लगाया गया है, उसका रद्द अमल हुआ है। इससे पहले फैसलाबाद में और साहिवाल में और लाहौर में लेडी वेलिंगटन में ये इसका रिएक्शन हो चुका है और मरीज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है। तो ये वो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो इंजेक्शन है ये बड़ी तादाद में ख़रीदा गया है, इंजेक्शन में ख़राबी नहीं है। वो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, ये क्योंकि तो पाउडर होता है ना, फिर इसको इंजेक्शन पानी में हल किया जाता है एक सफूफ को। तो ये तो कहते हैं ये हदायत ये की गई है, एडवाइजरी जारी की गई थी कि कैल्शियम प्रोडक्ट के साथ इसको मिक्स ना किया जाए, ऐसा पानी इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें कैल्शियम मौजूद हो। उसको नजरअंदाज करने की वजह से ये नुकसान हुआ है। अब ये रिपोर्ट आएगी। अभी तो आप देखिए कि मोहतरमा मरियम नवाज आई थी और MS जो हैं उनका तबादला हुआ। अब ये जो प्रोफेसर हैं ये कई जगह MS लगाए गए हैं। अब सारी जगह चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर से लगाए जाएं, इन प्रोफेसर्स को उनका अपना काम करने दिया जाए। ये प्रोफेसर इंतज़ामी सलाहियत उस तरह से नहीं रखते और इसलिए ये अस्पतालों को जो हमारे वजीर हैं सेहत के ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो तो वली अल्लाह हैं और हर वक्त अल्लाह का तस्बीह पढ़ते रहते हैं। उनको चाहिए
कि वो मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दें और ये बुनियादी फैसले करें, और इससे अस्पतालों का नज़्म नस्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। सर फिर अभी जब रिपोर्ट नहीं आई, अभी इंक्वायरी हो रही थी, तो फिर असबा बुखारी साहिबा ठीक है कि वो एक रद्दमल आता है, वो आ गई, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी गलती जो है वो लग रही है, वही महलूल जो है गलत बनाया गया है। आपको नहीं लगता सर कि इसमें इज्तनाब करना चाहिए था? देखिए, इंसानी गलती ज़ाहिर गलती होगी, कोई डॉक्टर जो है किसी मरीज को जानबूझ कर तो हलाक नहीं करता ना, बिल्कुल गलती होगी, लेकिन गलती क्यों हुई है? जब एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि इसका महलूल तैयार करते हुए ये ख्याल रखा जाए, तो फिर गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। आप फांसी की सजा तो नहीं दे सकते डॉक्टर को, लेकिन कुछ ना कुछ तादीबी कार्रवाई तो करनी होगी ना। और ये जो तजवीज़ है शामी साहब के अभी तो जो एमएस रिटायर्ड अफसरान को लगा लिया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उस पर डॉक्टर्स आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? ये भाई ये कैडर डॉक्टर्स के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कैडर अलग है, एमएस का कैडर अलग है, टीचिंग जो है प्रोफेसर उनका कैडर अलग है, इसको मिक्स ना किया जाए। ठीक है, अगर आप इंतजामी अफसरान लगा सकते हैं वो लगा लें। ठीक है सर, लास्ट मिनट है, ब्रेक पे जाना है। काज़मी साहब का शुक्रिया, लास्ट मिनट है सर, हमें ब्रेक पे जाना है बस। देखिए, बड़ी अफसोस की खबर आई है, हमारे शाम 84 में हमारे जद्दे अमजद जो हैं हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी ताजुल आरिफीन, उनका मज़ार है, और उनके जो वहाँ मोहतमिम थे तरलोचन तरलोची, जो उसका नज़्म नस्क चला रहे थे, वो उनका इंतकाल हो गया। वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और बेचारे जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनके बच्चों को और उनके अहले व अयाल को सब्र दे। और आप देखिए कि ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।